नफरत एक ऐसा व्यापार है जिसमें आप पूंजी लगाते हैं और लाभ कोई और ले जाता है। देखिए, मैंने ये बात सबसे कठिन तरीके से सीखी, अपने सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट्स में से एक के साथ। मैंने शून्य से शुरू किया था, पोकोयो को शुरू करने और बनाने के प्रोजेक्ट के साथ। मैंने अपना पैसा, अपना समय और अपनी आत्मा उसमें लगा दी, उस चीज में जिसे सब असंभव कहते थे। और फिर भी, जब हम पूरी दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर काबिज थे, जब हम अपनी सफलता के उच्चतम शिखर पर थे, तब ईर्ष्या और लालच की भावनाएं मेरे खिलाफ पूरी तरह से हावी होने लगीं। एक समूह ने झूठ बोला, बदनाम किया और मेरी कंपनी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि वे मेरी काल्पनिक संतान को मुझसे छीनना चाहते थे। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। इसके अलावा उन्होंने मेरा परिवार भी बर्बाद कर दिया, मेरी छवि और मेरा पूरा संपत्ति भी छीन लिया। तुम कल्पना करो उस दबाव की। नींद रहित रातें, हवा में तनी हुई एक ऐसी तनाव की स्थिति, और एक ऐसा तनाव जिसने सचमुच मेरे शरीर को दो हिस्सों में बांट दिया, और मैं एक अस्पताल की स्ट्रेचर पर बहुअंग विफलता के साथ पहुंच गया। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब मेडिकल डायरेक्टर मेरे पास आया तो उसके चेहरे का भाव, और उसने मुझसे कहा, मुझे कानूनी रूप से आपसे पूछना है कि आपकी अंतिम इच्छाएं क्या हैं, क्योंकि आम तौर पर आपकी हालत में कोई व्यक्ति सुबह तक नहीं पहुंचता। उस पल जब बुराई मेरी गर्दन के पीछे सांस ले रही थी, सच कहूं तो मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया था। मैंने जवाब दिया, देखिए, मेरी आखिरी इच्छा है कि आप लोग मुझे ठीक कर दें। क्या आप लोग ऐसा कर पाएंगे? मुझे अस्पताल से बाहर निकलने में 3 महीने लग गए। मैं जिंदा तो निकला, लेकिन अपने चारों ओर सिर्फ खंडहर देख रहा था। और उन खंडहरों की खामोशी में मैंने सबसे कड़वी और जरूरी सच्चाई को समझा। अगर मुझे जीना था, अगर मुझे फिर से शुरुआत करनी थी, तो मुझे माफ करना सीखना था। लेकिन माफ करना कोई आसान बात नहीं है। असल में ये बहुत मुश्किल है। और ये बात मैं तुम्हें बता सकता हूं, मैं जिसने बुराई को करीब से महसूस किया है, जो मुझे खाई में घसीटने की कोशिश कर रही थी। देखो, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसकी अपनी आस्था है और मुझे ईसाई शिक्षा मिली है। हाँ, लेकिन जब तुमसे तुम्हारा नाम तक छीन लिया गया हो तो सिर्फ अच्छे शब्द काफी नहीं होते। अक्सर व्यक्तिगत आस्था में वह मजबूती नहीं होती जो होनी चाहिए, और शायद इसका कारण प्रार्थना और भगवान पर विश्वास की कमी है। लेकिन बात यह है कि अंधकार चारों ओर से तुम्हें घेर लेता है। लेकिन मुझे पूरी तरह से स्पष्ट था कि मैं उस स्थिति से बाहर निकलना चाहता हूं। और मैंने अस्पताल के मुख्य डॉक्टर से कहा, मुझे ठीक कर दीजिए। और भगवान से, जिसमें मैं गहराई से विश्वास करता हूं, मैं हर दिन यही प्रार्थना करता था। फिर मैंने अपने शरीर का अध्ययन करना शुरू किया, जैसे कोई इंजीनियर उस मशीन का अध्ययन करता है जो फटने वाली हो। और वहीं पर रोशनी जल उठी। अन्य बातों के अलावा मैंने निकोला टेस्ला की शिक्षाओं का भी अध्ययन किया। उन्होंने सच में यह सोचने का तरीका बदल दिया कि मानव शरीर को कैसे समझा जाए। और उन्होंने हमें सिखाया कि अगर तुम ब्रह्मांड को समझना चाहते हो, तो तुम्हें ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के बारे में सोचना होगा। और उनका अध्ययन करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तव में हम बिजली हैं, कि हमारे शरीर की हर कोशिका में एक वोल्टेज होता है, और अगर तुम मन में रंजिश को रहने दोगे तो वह एक शॉर्ट सर्किट में बदल जाती है, जो हर दिन तुम्हारे अंदरूनी तारों को जला देती है। माफ करना कोई पवित्रता का कार्य नहीं है, असल में यह एक तकनीकी संप्रभुता का कार्य है। यानी तुम यह तय करते हो कि दूसरों की नफरत की आवाज और तरंगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, ताकि वे तुम्हारे अपने सर्किट्स को पिघलाते न रहें। जब तुम क्षमा के मूल्य को जैव भौतिकी के दृष्टिकोण से समझते हो, तो यह कोई चमत्कार नहीं रह जाता, और यह हासिल करना मुश्किल भी नहीं लगता, क्योंकि यह केवल सामान्य समझदारी बन जाता है। सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ, अपने जीवनदायिनी वोल्टेज की रक्षा करना। लेकिन देखो, मैं तुम्हें यह भी स्वीकार करता हूं कि इस रास्ते पर हम हमेशा अकेले नहीं चल सकते। कभी कभी हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमें मजबूती दे, जो हमारे लिए एक सुरक्षित स्थान बने।
जहां हम तूफानी रातें काट सके, जब तक मौसम शांत ना हो जाए। कोई ऐसा जो तुम्हारी सुने, जो तुम्हें उस शांति से सलाह दे सके जो अभी तुम्हारे पास नहीं है। और मुझे यह बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि मुझे ऐसा कोई मिला। और देखो, सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैंने उसे ढूंढा भी नहीं था, वह खुद मुझे ढूंढने आया था। फरिश्ते इस दुनिया में भी होते हैं और कभी कभी वे हमारे साथ चलते हैं और ठीक उसी वक्त प्रकट होते हैं जब सिस्टम लगभग ढहने वाला होता है, और वे हमें यह याद दिलाने के लिए आते हैं कि रोशनी अब भी जल रही है। मेरे पास कभी भी इतना समय नहीं होगा कि मैं उसकी मदद और समर्थन के लिए उसका धन्यवाद कर सकूं। और उसने मेरे साथ यह सब बिल्कुल निस्वार्थ और शानदार तरीके से किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं तुम्हारे लिए वही कर सकूं, चाहे वह सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए एक छोटी सी कोशिश ही क्यों ना हो। लेकिन अब मैं तुम्हें एक अलग बात बताने जा रहा हूं, और मैं तुमसे विनती करता हूं कि ध्यान से सुनो। देखो, अगर तुम माफ नहीं करने का फैसला करते हो तो तुम सिर्फ एक बुरी याद को नहीं संभाल रहे हो। जो तुम अनजाने में कर रहे हो वह यह है कि तुम अपनी ही कोशिकीय मृत्यु का बटन दबा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर संकेतों का एक जाल है। और तुम्हारे शरीर के लिए नफरत या द्वेष क्या है? तो देखो, ये एक ऐसा अलार्म सिग्नल है जो कभी बंद नहीं होता। अगर तुम द्वेष के साथ और बिना माफ किए जीते हो तो अपनी अमिगडाला को सक्रिय रखते हो, एक लगातार इलेक्ट्रिक आग की स्थिति में। और अमिगडाला वही छोटा रडार है जो तुम्हारे दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में डर को नियंत्रित करता है। अगर तुम अमिगडाला के लिए इसे नहीं रोकते तो दुश्मन कमरे में ही बना रहता है। अगर मैंने अपनी संपत्ति की चोरी या मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों को माफ नहीं किया होता, ये सब कुछ, तो ये सब अभी भी मेरी जिंदगी में हो रहा होता। और जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसे कोई काव्यात्मक रूपक मत समझना। नहीं, एक जली हुई अमिगडाला तुम्हारे शरीर को प्रोटीन सी रिएक्टिवा बनाने के लिए मजबूर कर देती है। और देखो, नाम पर मत अटकना, बस ये समझो कि ये प्रोटीन करती क्या है। वह प्रोटीन युद्ध का संदेशवाहक है। तुम्हारे शरीर में यह वह रासायनिक संकेत है जो तुम्हारे सभी अंगों को बताता है कि वे हमले के तहत हैं। यह उस धुएं की तरह है जो दिखाता है कि अंदर ही अंदर एक सूजन की आग तुम्हें नष्ट कर रही है। और जानते हो सबसे गंभीर बात क्या है? कि वह आग तुम्हारे टेलोमेयर्स तक पहुंच जाती है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें वे कैपुचिन याद हैं या नहीं। वे कैपुचिन, माफ करना, जिनके बारे में मैंने तुम्हें अपने उस वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि हमारी सोच एक एंटी एजिंग सोच है। तो टेलोमेयर्स तुम्हारे डीएनए के वे रक्षक हैं जो मूल रूप से यह तय करते हैं कि तुम कितने समय तक जीवित रहोगे। और यह पता चला है कि पुराना घृणा या लंबे समय तक पाले रखा गया रंजिश अम्लीय होते हैं, ऐसे संक्षारक जो तुम्हारे टेलोमेयर्स को घुला देते हैं। शाब्दिक रूप से जब तुम नफरत करते हो तो तुम खुद को भयानक गति से बूढ़ा बना रहे हो। तुम खुद को मार रहे हो उससे कहीं ज्यादा तेज जितना कोई बाहरी दुश्मन तुम्हें मार सकता है। और अच्छे से सोचो, क्योंकि मैं तुम्हें उस अम्ल के बारे में बता रहा हूं जो उस बर्तन को भी जला देता है जिसमें वह रखा जाता है। और अब शायद तुम सोच रहे हो, और वह बर्तन कौन सा है? वह बर्तन तुम खुद हो। तुम खुद को ही खत्म कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं जानते या नहीं चाहते कि उस धारा को काट दो। इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि इस स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखो। जूल का नियम। मैंने हाल ही में अपने एक और वीडियो में तुम्हें इसके बारे में बताया था, लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं है या तुमने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसे संक्षेप में बता देता हूं। यह नियम बताता है कि जब कोई विद्युत धारा किसी पदार्थ से होकर गुजरती है और उसे प्रतिरोध मिलता है तो वह ऊर्जा अनिवार्य रूप से गर्मी में बदल जाती है। अब तुम कल्पना करो कि यह किसी सिस्टम के साथ क्या करता है। उतना ही नाजुक जितना तुम्हारा, मेरा या किसी भी अन्य इंसान का सिस्टम होता है। अगर तुम्हारा शरीर एक तरल सेमीकंडक्टर है, जो कि है, तो नफरत या रंजिश तुम्हारे नेटवर्क में असली जंग की तरह है। ये भावनाएं उस नेटवर्क में जबरदस्त प्रतिरोध पैदा करती हैं
जो असल में पानी और तारों के अलावा कुछ नहीं है। यह प्रतिरोध बदले में गर्मी पैदा करता है और वह गर्मी सूजन पैदा करती है। फिर से यह एक प्रतिक्रिया है जो तुम्हें भीतर से नष्ट कर रही है। और भी कई सच्चाइयां हैं जिन्हें तुम्हें जानना और समझना चाहिए। दूसरों का दिल और दिमाग ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करते हैं जो बिल्कुल वास्तविक होती हैं। जब कोई तुमसे नफरत करता है तो वह कम आवृत्ति वाली एक संकेत तरंग भेजता है, और अगर तुम रंजिश बनाए रखते हो तो तुम एक ऐसे रिसीवर बन जाते हो जो उसी आवृत्ति पर ट्यून हो जाता है। यानी बिना जाने समझे तुम उनकी भ्रष्ट ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर रहे हो और उनकी नकारात्मकता को अपनी विद्युत प्रणाली में झर घोलने दे रहे हो। और जो कुछ मैंने अभी कहा वह कोई रूपक नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। देखो, बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने साबित किया है कि दिल ही तुम्हारे शरीर का विद्युत जनरेटर है। जो तुम्हारे शरीर का सबसे शक्तिशाली जनरेटर है, उसका चुंबकीय क्षेत्र दिमाग की तुलना में 5000 गुना तक अधिक शक्तिशाली होता है और वास्तव में इसे कई मीटर दूर तक महसूस किया जा सकता है। जब कोई तुमसे नफरत करता है तो उसकी हृदय गति की आवृत्ति में असंगति आ जाती है। वह एक अव्यवस्थित विद्युत शोर उत्पन्न करता है। यह कुछ कुछ एक झटकेदार आवृत्ति की तरह होता है। और अगर तुम नफरत या रंजिश को बनाए रखते हो तो तुम उस स्थिति में आ जाते हो जिसे भौतिकी में ड्राइविंग रेजोनेंस कहते हैं। तुम स्वेच्छा से खुद को उसकी शोर आवृत्ति पर ट्यून कर लेते हो, और जैविक स्तर पर यह लगातार सतर्क रहने की स्थिति होती है। यह कोर्टिसोल को सक्रिय कर देता है, जो बदले में तुम्हारे सिस्टम को फ्री रेडिकल्स से भर देता है। और वही फ्री रेडिकल्स हैं जो सचमुच तुम्हारी कोशिका झिल्लियों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और तुम्हारे न्यूरोनल कनेक्शन, तुम्हारी अपनी विद्युत प्रवाह की शुद्धता को खराब कर रहे हैं। आखिरकार, जैसा कि मैंने कहा, अगर तुम बिना माफ किए रहते हो तो तुम एक बाहरी निम्न गुणवत्ता वाले सिग्नल को अपने खुद के हार्डवेयर को जलाने की अनुमति दे रहे हो। तुम्हें प्रतिक्रिया करनी होगी। और देखो, माफी सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे सर्किट्स के लिए एक जरूरी मरम्मत है। और अब तुम जरूर सोच रहे होगे, इसका मतलब क्या है? तो ये बहुत ही सरल है। माफी एक असली गैल्वेनिक आइसोलेशन है। यह इसके अलावा तुम्हारे शरीर और आत्मा के लिए गहरा राहत है, और सबसे बढ़कर यह तुम्हारे सिस्टम को इंजीनियरिंग कमांड का निष्पादन है, जो उसे आदेश देता है कि वह उस सिग्नल को बंद कर दे, उसे काट दे। और ताकि तुम इसे आसानी से समझ सको, गैल्वेनिक आइसोलेशन तब होता है जब हम दो सर्किट्स को शारीरिक रूप से अलग कर देते हैं, ताकि कोई सीधा रास्ता ना हो जिससे करंट यात्रा कर सके। बस यही है। और यह कुछ ऐसा है जैसे एक अभेद्य बाधा लगा देना। जानकारी वहां हो सकती है, लेकिन एक तरफ का नुकसान या ओवर वोल्टेज दूसरी तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें जोड़ने वाला कोई तार नहीं है। तो ठीक है, जब तुम माफ करते हो तो जो तुम करते हो वह अपनी खुद की नेटवर्क में वह इंसुलेटर लगाना है। तुम यह तय करते हो कि भले ही दूसरा व्यक्ति अपना शोर मचाए, तुम्हारी प्रणाली में अब कोई ऐसा भौतिक पुल नहीं है जिससे वह विषाक्तता अंदर आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। तुम्हारे सर्किट्स, यही तुम हो जो जड़ से कनेक्शन काट देते हो अपनी खुद की जिंदगी की रक्षा के लिए। और इसमें एक बात है जो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी है। देखो, जो कुछ भी मैं तुम्हें बता रहा हूं वह तुम्हें उनके लिए नहीं करना है, तुम्हें यह अपने लिए करना है। तुम ही वह हो जो यह तय करते हो कि तुम्हारा शरीर अब और अधिक समय तक दूसरों की तरंगों के लिए एक असली कचरा घर नहीं बन सकता। माफ करने से तुम जो करते हो वह यह है कि उस बुरी प्रवाहशीलता को तोड़ने में सफल हो जाते हो, और दूसरे की सिग्नल वहीं रह सकती है, बाहर, लेकिन अब उसके पास कोई तार नहीं है जिससे वह तुम्हारे सर्किट्स में प्रवेश कर सके। और यहां देखो, एक और बात है जिसे मैं इस वीडियो में छोड़ नहीं सकता, और शायद यही सबसे कठिन है। यह बात भी बिल्कुल सच है कि तुम्हें अब खुद को माफ करना सीखना ही होगा। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है और तुम सोचते हो कि आगे मिलने वाले मौके शायद कम होंगे,
हम अपने पुराने गलतियों की ओर लौटकर उन्हें दोबारा देखने लगते हैं। और अगर गैल्वेनिक आइसोलेशन हमें बाहरी शोर शराबे और हस्तक्षेप से सुरक्षित बचाता है, तो खुद को माफ करना ही वास्तव में वह चीज है जो सिस्टम की आंतरिक आत्म प्रतिक्रिया की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोकने में मदद करता है। यह वही लूप है जिसमें प्रोसेसर ओवरहीट हो जाता है अतीत की किसी गलती को सुलझाने की कोशिश में, जिसे अब कई बार बदला नहीं जा सकता, भले ही तूफान बहुत पहले ही गुजर चुका हो। हम अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी गलतियों पर बार बार लौटते रहते हैं और हम अपने सिस्टम को आत्म आलोचना के एक अनंत लूप में डाल देते हैं। देखो, मैं खुद से कहता था, लेकिन मैं इतना भोला कैसे हो सकता था? मैंने उन लोगों पर भरोसा क्यों किया? या फिर मैं खुद से पूछता था, मैंने अपनी संपत्ति की बेहतर सुरक्षा क्यों नहीं की? और यकीनन तुम्हारे पास भी ऐसी कई बातें होंगी जिन पर तुम्हें पछतावा है या जिनके लिए तुम खुद को दोषी महसूस करते हो। तो सुनो, जब ऐसा होता है तो वह आंतरिक संवाद एक ऐसी रुकावट बन जाता है जिसे तुम खुद ही पैदा करते हो और जो तुम्हारी ऊर्जा को दिन रात बिना रुके खत्म करता रहता है। यह एक आत्मविनाशकारी विद्युत प्रक्रिया है। तुम अपने आज के ज्ञान के साथ अपने अतीत के स्वयं को सजा नहीं दे सकते। बायोफिजिक्स के नजरिए से यह एक तकनीकी अन्याय है जो तुम्हारी कोशिकाओं की मरम्मत को भी रोकता है और तुम्हारे टेलोमेयर्स को उसी तरह घिसता है जैसे बाहर से आने वाली नफरत। तुम्हें खुद को माफ करना भी सीखना होगा। यही अपने सॉफ्टवेयर पर दोबारा नियंत्रण पाने का सबसे अच्छा तरीका है। देखो, यह स्वीकार करना कि उस समय तुम्हारे पास जो जानकारी थी उसके साथ तुमने अपनी पूरी कोशिश की और वह भी अपनी सबसे अच्छी मंशा के साथ किया। आम तौर पर कोई भी खुद को या अपने चाहने वालों को नष्ट करने की कोशिश नहीं करता। जब तुम यह आंतरिक रीसेट करोगे तो तुम खुद के जज बनना छोड़ दोगे और एक बार फिर पूरी तरह से अपने जीवन के मुख्य इंजीनियर बन जाओगे। पुनरुत्थान, आंतरिक संतुलन और सबसे बढ़कर बेहतर दीर्घायु में चिंतित और रुचि रखने वाला। अब बात अपराध बोध महसूस करने की नहीं है, बल्कि फिर से नियंत्रण की सीट पर लौटने की है ताकि तुम्हारी मशीन कभी न रुके। और यहां मेरी तुम्हारे लिए एक सलाह है ऐसी स्थिति के सामने जैसी कि मैं तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहले तुम्हें इस स्थिति को एक समस्या के रूप में देखना चाहिए, लेकिन ऐसी समस्या के रूप में नहीं जिसे हल नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसी चीज के रूप में जिसे तुम सच में हल कर सकते हो और जिसे हल करने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना है। और यहां मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि इसे एक ऐसी क्रिया के रूप में देखो जिससे तुम अपनी खुद की मशीन पर फिर से संप्रभुता हासिल कर सको, जैसा कि मैंने पहले कहा था। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, तुम्हें भी पता है, हम दोनों जानते हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यह संभव है। और यहां इसे हासिल करने के लिए मैं तुम्हें ये 3 ठोस कमांड्स अपनाने की सलाह देता हूं। सबसे पहले, अपने भीतर एक फ्यूका डायग्नोसिस तैयार करो। पहचानो कि अपने अतीत के किस हिस्से या किस व्यक्ति को तुम अपनी बैटरी जलाने की अनुमति दे रहे हो। और कई बार ऊर्जा चुराने वाला बाहर नहीं होता, बल्कि वही जज होता है जो तुम्हारे भीतर है और जो कभी कभी तुम्हें चैन नहीं लेने देता। तुम खुद से पूछो कि आज मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स किसे मुफ्त में दे रहा हूं। और फिर हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, आपूर्ति में कटौती लाओ। देखो, माफी का मतलब मेल मिलाप नहीं है। तुम्हें उस व्यक्ति से मिलना जरूरी नहीं है। माफी एक इलेक्ट्रिक डिस्कनेक्शन है। और यहां एक कार्रवाई करो, उसका कोड अपने सॉफ्टवेयर से निकाल दो जिसमें वह दोष का कोड भी शामिल है जिसे तुम खुद बार बार चला रहे हो। और जब तुम ऐसा करोगे तो सिस्टम तुम्हारे संसाधनों को उन लड़ाइयों में खर्च करना बंद कर देगा जो असल में बहुत पहले ही खत्म हो चुकी हैं। और तीसरा, एक थर्मल रीसेट शुरू करो। देखो, रंजिश और आत्म आलोचना तुम्हारे भीतर एक असली रासायनिक आग को बनाए रखते हैं। ग्राउंडिंग का इस्तेमाल करो, यानी धरती या ठंडे पानी के संपर्क का इस्तेमाल करो ताकि अपने सिस्टम को शांत करो। ये वे रणनीतियां हैं जिन्हें मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताई थी।
और दोनों ही तुम्हारी बायोलॉजी को उस अतिरिक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को धरती में उतारने में मदद करेंगी जिसका तुम्हें एहसास भी नहीं होता। तुमने ये अपने भीतर जमा कर लिया है, चाहे वह दूसरों के कारण हुआ नुकसान हो या वह नुकसान जो तुम खुद को पहुंचाते हो। और देखो, अगर तुम्हें यह मुश्किल लगे तो यहां तुम्हारे लिए एक और अलग तरीका है। लिखो। लिखना संकेतों के ट्रांसडक्शन की एक प्रक्रिया है। जब तुम अपने दर्द और अपनी खुद की गलती को अपने दिमाग से कागज पर उतारते हो तो असल में तुम अपने न्यूरॉनल सर्किट्स से उच्च तीव्रता वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को बाहर निकालकर उसे एक बाहरी भौतिक वस्तु में बदल रहे हो। यह कुछ ऐसा है जैसे ऐसे लगता है जैसे किसी प्रोसेसर पर हीट सिंक लगाना जो पिघलने वाला है, और तुम अपनी बायोलॉजिकल सिस्टम से तनाव को बाहर निकलने देते हो ताकि तुम्हारा मानसिक सॉफ्टवेयर उस दर्द के अनंत लूप को प्रोसेस करना बंद कर दे और आखिरकार वह विश्राम और मरम्मत की स्थिति में जा सके। लिखो। खुद को लिखने के लिए थोड़ा समय दो और तुम देखोगे कि यह तुम्हारी कितनी मदद करता है। मैंने भी ऐसा ही किया था और इसने सच में मुझे माफ करने में मदद की, और सबसे बढ़कर इसने मुझे खुद को माफ करने और उस दर्द के लूप को खत्म करने में मदद की। ऐसा करके मैंने अपने रोजमर्रा के जीवन में फिर से ऊर्जा महसूस की और इसके साथ शांति, खुशी और फिर से रचनात्मक बनने, फिर से प्यार करने की ताकत भी वापस आ गई। और अन्य बातों के अलावा आज यहाँ तुम्हारे लिए यह वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बाहर और भीतर दोनों ओर पूरी तरह से क्षमा करना, इसने मेरे लिए उस दीर्घायु का द्वार खोल दिया जिसके बारे में डॉक्टरों ने सोचा था कि मैं कभी नहीं पा सकूंगा। क्या तुम बेहतर जीवन चाहते हो? क्या तुम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो? क्या तुम अपनी प्रेम करने की क्षमता को फिर से उत्साह के साथ पाने, एक सूर्योदय का आनंद लेने में सक्षम होना चाहते हो? या उन लोगों के विकास और प्रगति का जिन्हें तुम प्यार करते हो, किसी को भी अपनी ऊर्जा का प्रबंधन मत करने दो, यहां तक कि अपने अतीत के स्वयं को भी नहीं। अपने अतीत को अपने वर्तमान का परजीवी मत बनने दो। तुम अपनी खुद की जीवन कथा के सच्चे रक्षक हो। नियंत्रण अपने हाथ में लो, अपनी ऊर्जा वापस पाओ, अपनी शांति वापस पाओ, अपनी जिंदगी वापस पाओ। और एक बात और, अगर तुम खुद इस स्थिति से नहीं गुजर रहे हो लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो गुजर रहा है, तो उसके लिए वह फरिश्ता बनो जिसकी उसे जरूरत है। कई बार जिंदगी तुम्हें किसी की मदद करने का मौका देती है, चाहे उसे माफ करने में या खुद को माफ करने में। इस मौके को व्यर्थ मत जाने दो। उसे याद दिलाओ कि उसका सिस्टम अभी भी सुधर सकता है और उसकी जीवन कथा की संप्रभुता बस एक आदेश की दूरी पर है। अगर तुम उस सहारे, उस फरिश्ते में बदल जाओ जिसकी उस व्यक्ति को उस समय जरूरत है, तो ऐसा होगा कि किसी भी तरह की माफी तुम्हारे लिए भी बहुत आसान हो जाएगी। इसे अमल में लाना तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा आसान होगा क्योंकि तुम एक जैविक भौतिक सच्चाई अनुनाद का सहारा ले रहे होंगे। जब हम किसी की आंतरिक शोर को कम करने में मदद करते हैं तो हमारा अपना सिस्टम भी सामंजस्य में आ जाता है। किसी और की मशीन को सुधारने में मदद करना असल में अपनी खुद की मशीन को पूरी तरह से ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक तात्कालिक जैविक इनाम जो तुम्हारी अपनी मशीन को बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो आगे बढ़ते रहो और ये मत होने दो कि कुछ भी, न कोई चीज और न कोई इंसान तुम्हें रोके। हमेशा आगे बढ़ते रहो। और जैसा कि तुम जानते हो, मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं